हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका पॉलिटी का फिफ्थ यूनिट है, आपका सेवेंथ क्लास का। तो सबसे पहले इस यूनिट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वे है हमारे आसपास के बाजार के बारे में। तो आप सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम लोग समझेंगे कि बाजार कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी बाजारें होती हैं और सारे बाजारों में डिफरेंसेस क्या होती है। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टर्म के नाम भी आएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग हमारे सामने जो टर्म आता है वो है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? तो बहुत तरह के बाजार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाजार होते हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं साप्ताहिक बाजार। तो साप्ताहिक बाजार जो वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन को ही लगता है। ये डेली प्रतिदिन लगने वाला बाजार नहीं होता है। साप्ताहिक बाजार का मतलब होता है कि सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन को ही यह बाजार लगाई जाती है। यह नियमित बाजार नहीं माना जाता है, यह नियमित बाजार नहीं होता है। और साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें भी नहीं रहती हैं। ये इस तरह की दुकानें रहती है जिसको कि आ, आज खोला जाए और फिर शाम होते होते, रात होते होते इसको बंद कर दिया जाता है। फिर ये सप्ताह के किसी और दिन दूसरे स्थान पे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि साप्ताहिक बाजार किस तरह की है। ये पक्के मकान की बनी नहीं होती है। ये ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी चीजें बिकती हैं। ये हमारे रोजमर्रा की हर जरूरतों के सामान इस बाजार में मिल जाती है। और ये सस्ते बाजार भी माने जाते हैं। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है क्योंकि एक ही तरह की चीजों के काफी सारे दुकान खुली रहती है। जैसे आप देख लो कि जैसे साप्ताहिक बाजार में आप अगर कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो एक कपड़े की दुकान नहीं, उस तरह की बहुत सारी दुकानें रहती है जिसमें अलग अलग भाव भी होते हैं। उस कपड़े की कीमत भी अलग अलग होती है। चाहे और किसी जरूरत की सामान ले लो या सब्जी से लेके बर्तन, कुछ भी ऐसा आपको जरूरत का सामान खरीदना हो, उस सामान में आप मोल जोल कर सकते हो क्योंकि उसका एक निश्चित दाम फिक्स नहीं किया जाता है। उस इस बाजार की ये खासियत होती है कि इसमें बहुत प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है साप्ताहिक बाजार में। साप्ताहिक जो बाजार है इसमें प्रतिस्पर्धा ज्यादा देखने को मिलती है। एक वस्तु का आप अलग अलग, एक वस्तु का अलग अलग दाम लगाए जाते हैं। ये जो बाजार होती है वो पक्की नहीं होती है, पक्की दुकान वाली नहीं होती है। ये सप्ताह में एक दिन लगाया जाता है। सप्ताह के एक निश्चित दिन पे ही लगता है, निश्चित दिन में लगाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि जो साप्ताहिक बाजार होता है किस तरह का बाजार होता है, जहाँ पे सामान्य सप्ताह के एक दिन ही लगते हैं। वहां पे प्रतिस्पर्धा, क्योंकि बहुत सारी दुकानें, एक सामान की बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाती है। अब जो दूसरा आता है वो मोहल्ले की दुकान। आप जहां भी रहते हैं वहां पे आपको आपके आसपास में कोई ना कोई दुकान जरूर रहता है, जिसको हम कहते हैं क्या, ये मोहल्ले की दुकान होती है। ये परमानेंट होती है, ये पक्की होती है। जो मोहल्ले की दुकान होती है वो कैसी होती है? वो परमानेंट होती है, पक्की होती है, वह अस्थाई होती है मोहल्ले की दुकान। मोहल्ले की दुकान के बारे में देखें, पहला तो ये अस्थाई होती है।
ऐसा नहीं है कि आज लगाया गया है कल ये बंद हो जाएगा। ये अस्थाई होती है, पक्की होती है। पक्की दुकानें होती है जहां पर कई तरह की सेवाएं भी दी जाती है। यहाँ पे आपको आसानी से सारे सामान उपलब्ध हो जाते हैं। जबकि ऐसे ही मोहल्ले की दुकान की तरह ही ये भी जो आप सड़क के किनारे भी देखते हैं वो अस्थाई तो नहीं होती है, वो पक्की दुकानें नहीं बनाई जाती हैं। लेकिन सड़क के किनारे भी, सड़क के किनारे वो भी हर रोज लगाई जाती है। फुटपाथ पे जो लगाई जाती है वो भी क्या होती है, एक तरह से आप कहें तो अस्थाई दुकानें भी होती है। लेकिन उसके जो दुकान का स्ट्रक्चर होता है वो पक्की नहीं होती है। अब जैसे ठेले लगा दिया, फल या सब्जी के जो ठेले लगाई जाती हैं, फल सब्जियों के जो ठेले होते हैं, वो सब क्या है, ये सभी अस्थाई दुकानें ही होती है सब्जी के। इसके अलावा हम देखते हैं ये हमारे घर के करीब होता है और ये पूरे सप्ताह खुली रहती है। ये इसमें आपके साप्ताहिक बाजार की तरह ये सप्ताह के एक दिन नहीं लगाई जाती, ये पूरे वर्ष रहता है और ये पूरे सप्ताह खुली रहती है और ये अस्थाई होती है। अब जो तीसरा आता है बाजार का प्रकार, वो है आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, जो कि बड़े, ये बाजार का ये बड़ा रूप होता है। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो बाजार का एक बड़ा रूप है। धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, पहले आप देखेंगे कि बहुत समय पहले ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल का ट्रेंड नहीं था। ये इस तरह के दुकानें आपको देखने को बहुत कम मिलती थी। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में ही इस तरह की दुकानें देखने को मिलती है। लेकिन अब इस तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो भी मेगा मार्ट, सुपर मार्ट सब होता है, वो आपको अब छोटी जगह पे भी देखने को मिल जाता है। ये एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें एक जगह पे बनाई जाती है। ये चारों ओर से घिरा रहता है। एक तो बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा जिसके अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं। इसमें जो इमारतें होती है वो बहुमंजिले होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी मंजिलों पे बनाई जाती हैं, जिसमें कई मंजिला होती है दुकान। इसके इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि सिर्फ दुकानें अलग अलग तरह की होती है, जिसमें आपको रेस्टोरेंट से लेके सिनेमा हॉल से लेके सभी तरह की चीजें देखने को मिल जाती है। ये क्या है, एक बिल्डिंग के अंदर, ये जो आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर ही बहुत सारी दुकानें बनाई जाती हैं। और वो सभी क्या होते हैं, ये दुकान कैसी होती है, इसमें जो भी वस्तुएं बेची जाती हैं, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो वस्तुएं बेची जाती हैं उसके दाम फिक्स होते हैं। दाम निश्चित की जाती है। उसमें आप उसमें मोल जोल नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। इसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि क्या है, ब्रांडेड, ब्रांडों के कपड़े बिकते हैं, ब्रांडों के सामान बेचे जाते हैं। ये आपका क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे दुकान, बहुत सारी दुकानें तो होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी सामान हम देखते हैं वो काफी महंगी होती है, ब्रांडेड होती है, जिसके दाम भी निश्चित होते हैं। यहाँ पे आप बार्गेनिंग, ये इस तरह की चीजें नहीं की जाती हैं। अब आ जाता है कि बाजार की श्रृंखला किसे कहते हैं। ये जो है आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि बाजार की श्रृंखला किसे कहते हैं। तो जब बाजार जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं, ये उसे हम बाजार श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यह बाजार की एक श्रृंखला होती है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़ी रहती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार तक पहुंचते हैं। मान लीजिए बाजार की श्रृंखला क्या है, इस बाजार में, इस जगह पे, मान लीजिए किसी एक जगह पे बहुत सारे सब्जियां उगाई जाती हैं,
उस तरह की सब्जियां या उस तरह की वस्तुएं दूसरे बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, तो इस बाजार से वो सब्जियां व्यापारी उसे खरीद के दूसरे मार्केट में उसको बेचते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये एक दूसरे से जुड़ा रहता है। एक बाजार के अंदर ही आप देखेंगे कि वे लोग जो वस्तुएं के उत्पादन करते हैं, एक बाजार में कौन कौन से वस्तुओं का जो उत्पादन करता है और वस्तुओं को उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यापारी। इन बाजारों के बीच जो कड़ी का काम करता है वो क्या कौन करता है? वो व्यापारी करता है। व्यापारी करता है, वो कड़ी का काम करता है। उपभोक्ता, उत्पादक, जो सामान का उत्पादन करता है, और जो उपभोक्ता है, इन दोनों के बीच में कौन होता है? इन दोनों के बीच में व्यापारी होते हैं। उत्पादक से सामान खरीद के उपभोक्ता को बेचने का काम कौन करता है? वो व्यापारी करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान खरीद लेते हैं और इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचते हैं। यहाँ खरीदने और बेचने दोनों कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं। अब सामान की अगर हम बात करें तो किस तरह से एक बाजार चलती है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी थोक माल में सामान को खरीदते हैं। थोक माल, थोक माल रखते हैं। थोक माल या बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, फिर उसको छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं। और फिर उसको छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यापारी उससे खरीदते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो खरीदने वाला है, थोक माल भी जो खरीदता है वो भी व्यापारी होता है, और जो थोक माल को अब छोटे छोटे व्यापारियों के हाथ से वो सामान को बेचने का काम करता है, वो भी जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो भी क्या है? एक व्यापारी ही होता है जो कि ये थोक माल को खरीदता है। तो इस तरह से देखते हैं, ऐसे करके बाजार की एक श्रृंखला बनती है। पहले क्या होता है कि व्यापारी की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंत में वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, और जो सबसे लास्ट का कड़ी होता है वो कौन होता है? खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। सबसे पहले थोक वस्तुएं खरीदी जाती हैं। सबसे पहले ज्यादा मात्रा में या थोक सामानें खरीदी जाती है। इस थोक बाजार में क्या होता है? थोक सामान जहाँ खरीदता है, जिसको हम थोक बाजार कहते हैं। थोक बाजार, इसमें क्या है? थोक बाजार में क्या होता है कि हर शहर में थोक बाजार होता है, का एक क्षेत्र होता है, यहाँ पर वस्तुएं पहले पहुंचती है। सबसे पहले जो जैसे आप देखेंगे कि कारखानों से या फैक्ट्री से सामान कहाँ पहुंचती है? थोक बाजार में पहुंचती है। कारखानों से सामान थोक बाजार में पहुंचती है। और थोक बाजार से आप कहाँ जाएगी? थोक बाजार से ये छोटे छोटे बाजारों में बेचे जाते हैं। यहाँ से अन्य व्यापारियों को, अन्य व्यापारी खरीदते हैं। और ये जब लास्ट में जब अन्य व्यापारी ले जाते हैं, तब इनसे इसको छोटे व्यापारी जो इसको खुला खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं, वो खरीदते हैं। फुटकर व्यापारी खरीदते हैं, और इनसे आप डायरेक्ट उपभोक्ता के पास आते हैं। उपभोक्ता के पास सामान पहुंचता है।
इस तरह से ये बाजार का चैनल होता है। शहर का बड़ा जो थोक व्यापारी होता है वो कारखानों से सामान खरीदता है डायरेक्ट, और उसे क्या कहता है कि एक बड़े गोदाम में स्टोर करके रखता है, और इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती जाती है। और इस बड़े गोदाम से अब छोटे व्यापारी खरीद के ले जाते हैं, और उसको अब फुटकर या अब खुले व्यापारी के रूप में वो छोटे छोटे दुकानों में रख के अब डायरेक्ट उससे कौन ग्राहक जो होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो खरीदते हैं। इरोर का कपड़ा बाजार, ये जो आपका है वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसलिए इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इरोर का कपड़ा बाजार क्यों फेमस है। तो यहाँ जो है इरोर का ये कपड़ा बाजार कहाँ लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में का बाजार होता है, जहाँ पे सप्ताह के 2 दिन ये बाजार लगाई जाती है। ये किस तरह का इरोर का, ये कपड़े का बाजार है। ये तमिलनाडु में जो इरोर बाजार लगते हैं वो कपड़े का बाजार है, कपड़ा बाजार है। यहाँ ये विश्व का विशाल विशाल बाजार माना जाता है। ये विशाल बाजारों में से एक है। यहाँ पे दक्षिण भारत के जितने भी शहर हैं वहां से व्यापारी यहाँ पे कपड़े खरीदने आते हैं। तो ये काफी फेमस बाजार है। अब देखते हैं ये टर्म जो है आपका दादन व्यवस्था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दादन व्यवस्था किसे कहते हैं, जहाँ पे बुनकर द्वारा घर में ही कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, दादन व्यवस्था? ये व्यापारी और ये व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था को दादन व्यवस्था करते हैं। दादन व्यवस्था, दादन व्यवस्था किसे कहते हैं? यह व्यापारी और बुनकर के बीच की व्यवस्था होती है। बुनकरों की बीच की व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती है। इसमें व्यापारी जो होते हैं वे कच्चे माल जो कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो बुनकरों को देते हैं, और तैयार माल उनसे खरीदते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं इस दादन व्यवस्था के अंतर्गत, जो व्यापारी हैं वो बुनकरों को कम पैसे देते हैं। उन सामान जो जो कि तैयार माल होता है जो उनसे खरीदते हैं, बुनकरों से जो ये व्यापारी खरीदते हैं, उसके बदले में वे बुनकरों को बहुत कम पैसे देते हैं, जिससे ये व्यवस्था से जो बुनकर लोग होते थे जो कपड़े तैयार करते थे उनकी स्थिति काफी दयनीय होती चली गई, और व्यापारी उनपे काफी अत्याचार करते थे, क्योंकि माल जो भी देते थे वो भी सस्ते में वो उनको माल देते थे, और तैयार माल का भी भाव कम देते थे। तो इस तरह से देखें तो अब इन दोनों के बीच की जो ये व्यवस्था है, अब इसको सुधारने के लिए एक सहकारी व्यवस्था बनाई गई थी। सहकारी एक व्यवस्था होती है का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब इसमें क्या हुआ, जो बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक सहकारी व्यवस्था एक साधन के रूप में सामने आई। इसमें क्या हुआ कि जो भी बुनकर लोग होते थे जो एक समान कार्य करते थे, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सहकारी संस्था क्या हुआ, एक विक्रय का कार्य भी करने लगे। कि उनसे अब डायरेक्ट क्या होता था, अब बुनकरों से अब एक जैसे जो भी बुनकर लोग काम करते थे, एक जैसे कपड़े तैयार करते थे, उनको ये जो सहकारी व्यवस्था थी उनको ऋण देने लगी, उनको लोन देती थी, और उसके जो सामान होते थे उसको अच्छी कीमत पे खरीदने विक्रय करने का भी काम करती थी। इस तरह से व्यापारियों की जो भूमिका थी, अब जो व्यापारी की भूमिका थी वो समाप्त होती चली गई, और बुनकरों के कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त होने लगा। तो अब बीच से जो व्यापारी लोग होते थे उनको हटा ही दिया गया, और इन बुनकरों को जो पैसे चाहिए था कच्चे माल के लिए, वो डायरेक्ट अब सहकारी व्यवस्था से जो संस्था होती थी उनसे ये लोग खरीदते थे, और जो तैयार माल होते थे उसको भी ये संस्था खरीदने का काम करती थी और उसको वो बेचती थी। अब बीच में व्यापारी का कहीं जरूरत नहीं पड़ा।
और इस तरह से होते होते जो ये बुनकरों की स्थिति थी, वो उनको अपने कपड़े के बिक्रे का सही मूल्य प्राप्त होने लगा। अब एक टर्म आता है आपका, जीनिंग मिल किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में आपका ये इस तरह के जितने भी आपका डेफिनेशन दिया गया है, जितने भी टर्म दिया गया है, उसका काफी इंपॉर्टेंट रहता है। वो डायरेक्ट इसी लाइन का आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जैसे जीनिंग मिल किसे कहते हैं, जीनिंग मिल क्या है। तो ये कपड़े तैयार करने के लिए हम जानते हैं कि कपड़ा, ये कपड़े का मिल है जीनिंग मिल। ये कपड़े का मिल है, कपड़ा मिल। वह फैक्ट्री जहाँ रुई से, यहाँ पे रुई, रुई जो होती है, रुई के गल्ला होता है, इन गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। हम जानते हैं कि जो रुई कपास से बनती है, और कपास के जो बीज होते हैं ना, उसको इस रुई से अलग करने का काम किया जाता था इस मिल के अंदर। और उस दाने को, उसके बीज को, जो रुई का गल्ला तैयार किया जाता था, उसमें से जो बीज होते थे कपास के बीज, उसको अलग करके एक गट्ठी तैयार की जाती थी। रुई का एक गट्ठा तैयार किया जाता था, और जिससे उस गट्ठे से ही हम जानते हैं कि रुई से ही क्या बनाया जाता था, धागा। धागा बनता था। धागे, धागे बनाए जाते थे। तो अब हम जान गए हैं कि जीनिंग मिल किसे कहते हैं। यह वो फैक्ट्री होती थी जहाँ पे रुई के जो गल्ले होते थे, उससे, उसमें बहुत सारे बीज होते थे, जो कपास की बीज होती है, उसको अलग करने का काम किया जाता था। उस बीज को अलग करने के बाद रुई का एक गट्ठा तैयार किया जाता था, जिससे धागे बनाने के लिए उसको फिर मिल में भेज दिया जाता था। और ये दूसरा टर्म आता है आपका, निर्यातक किसे कहते हैं। निर्यातक मीन्स जो वस्तु को निर्यात करता हो। तो निर्यातक वे व्यक्ति होते थे जो विदेश, जो वस्तुओं को दूसरे देश में भेजने का काम, दूसरे देशों में बेचते थे सामान को, उसको हम क्या कहते थे, निर्यातक कहते थे। जो अपना सामान दूसरे जगह या दूसरे देश में बेचने का काम करते थे, उसको निर्यातक कहते हैं। मुनाफा किसे कहते हैं। ये जो टर्म आता है मुनाफा, मुनाफा का मतलब होता है फायदा। फायदा, फायदा कब होता है, जब हम किसी रोजगार में, या किसी भी हम कंपनी खोलते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम मुनाफा कब देखते हैं, कि मुनाफा हमें कब से होना स्टार्ट होता है। जब हम उस बिजनेस में जो भी पैसा लगाए रहते हैं, जो भी हमारा खर्चा हुआ रहता है, उस खर्चे को काट कर जो भी प्रॉफिट हमें दिखता है, वो हमारा क्या हो जाता है, आमदनी होता है, जिसको हम मुनाफा कहते हैं। अगर हमारे खर्चे काटने के बाद जो भी पैसा बचता है, वो हमारे खर्चे से जो भी ज्यादा होता है, वो हमारा क्या होता है, मुनाफा कहलाता है। अगर हमारा खर्चा ज्यादा हो, आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, घाटा कहेंगे। वहां पे हमें मुनाफा नहीं होता है। तो ये सब क्या है, एक बाजार के नियम हम जान गए हैं कि निर्यातक किसे कहते हैं। जो आयात सामान को खरीदता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयात करना। निर्यात करना मतलब सामान को दूसरे जगह बेचना। अपने सामान को जब हम दूसरे जगह बेचते हैं। जिनिंग मिल क्या है, जहाँ पे रुई से धागे बनाने का काम किया जाता है। मुनाफा किसे कहते हैं, एक बिजनेस में जब खर्चे को काट के जो भी हमारा खर्चा हुआ रहता है, उसको काटने के बाद जो भी फायदा, आमदनी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुनाफा कहते हैं। वो हमारा फायदा हुआ। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक दादन व्यवस्था के बारे में पढ़े हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दादन व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी, यह व्यापारी और बुनकर के बीच की व्यवस्था मानी जाती थी, जहां पे बुनकरों, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, जो कपड़ा तैयार करने का काम करते थे, वे व्यापारियों से कच्चे माल खरीदते थे, और जो तैयार माल होता था वो व्यापारियों को बेचते थे। उसके बदले जो व्यापारी लोग होते थे, उस तैयार माल का सही कीमत नहीं देते थे, उसका कम भाव लगा के उसको कम पैसे देते थे, जिससे क्या हुआ कि बुनकरों की स्थिति काफी दयनीय हो गई। और अब क्या हुआ कि एक सरकारी व्यवस्था बनाई गई, जो कि
इन बुनकरों को कच्चे माल के लिए ऋण दे दे सके, और वो तैयार माल भी उन संस्था के माध्यम से ही विक्रय करते थे, जिससे अब व्यापारी का बीच में से उनका स्थान खाली हो गया, और वे अब कपड़े का जो सही मूल्य होता था उनको वो प्राप्त होने लगा। ये हमारा था दादन व्यवस्था। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। इरोड का कपड़ा बाजार किसे कहते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इरोड का बाजार है कहाँ पे स्थित, तो ये हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये एक साप्ताहिक बाजार है जो सप्ताह में 2 दिन लगाए जाते हैं। ये कपड़े का बाजार है जो कि विश्व स्तर पे बहुत ही बड़ा है। इसका ये पूरे दक्षिण भारत के जो व्यापारी लोग होते हैं वो ये कपड़े खरीदने यहाँ आते हैं। इरोड के बाजार के बाद हम लोग जो व्यापार की श्रृंखला देखते हैं, बाजार की श्रृंखला कैसे कैसे तैयार होती है, एक बाजार किस तरीके से चलते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इसमें बड़े व्यापारी से लेकर छोटे व्यापारी तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो बड़े व्यापारी होते हैं जो थोक माल डायरेक्ट कहाँ से, कारखाने से, जो भी फैक्ट्रीज होते हैं वहां से खरीदते हैं, और उसको स्टोर, एक बड़े गोदाम के अंदर स्टोर करते हैं, और वहां से छोटे व्यापारी उन सामानों को खरीद के ले जाते हैं। उससे भी छोटे जो दुकान वाले होते हैं वे उनसे खरीद के उसको डायरेक्ट उपभोक्ता के हाथ, मतलब जो भी उसको उपभोग करने वाला होता है उसके हाथ से बेचते हैं, जिसको हम फुटकर व्यापारी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार के प्रकार। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे स्टार्ट होता है छोटे बाजार से, साप्ताहिक बाजार। दूसरा आपका आ जाता है मोहल्ले के जो दुकानें होती हैं, वो भी एक तरह से हमारी जरूरतों को पूरा करती है। बाजार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारी जरूरतें पूरी की जाती हैं। तो वहां पे आपका आ जाता है साप्ताहिक बाजार, जहाँ पे पक्की दुकानें नहीं होती हैं। सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन में वो बाजार लगाई जाती है, जहाँ पे बहुत प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिलती हैं। एक सामान के अलग अलग भाव देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप मोल जोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या था, बाजार का प्रकार था, जहाँ पे साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में हम बाजार के अलग अलग प्रकार देखते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा जो ये टॉपिक था बाजार, ये कंप्लीट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस एग्जाम में भी इससे 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं, बाजार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक को आप एक बार अच्छे से खुद से पढ़ के देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।